ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो है। पहला नहीं, सॉरी, शायद दूसरा वीडियो है। वर्ब टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो लाया था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा इसको और स्पष्ट रूप से समझाने के उद्देश्य से इसको मैंने फिर से बनाने का प्रयास किया है। देखिए, वर्ब क्या है। वैसे जो ग्रामर है वो मैं कक्षा 10 से को लेकर के ही पढ़ाऊँगा, लेकिन वर्ब का भी कोई टॉपिक नहीं है हमारे। लेकिन फिर भी वर्ब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ब होती क्या है? वर्ब के द्वारा किसी कार्य के होने या कार्य को करना स्पष्ट होता है। कोई भी वाक्य वर्ब के बिना अपूर्ण है। देखो, किसी भी कार्य का कोई भी क्रिया, जो भी क्रिया घटित होती है, सारी वर्ब है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्रिया, पढ़ा रहा हूँ, क्रिया, आप पढ़ रहे हैं, क्रिया, मैं लिख रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, सारी चीज़ें क्या हैं? क्रिया। क्रिया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए क्रिया। यदि कोई व्यक्ति क्रिया नहीं करता, मतलब वो निर्जीव है या मृत हो चुका है। ठीक है। अब एक कोई भी वाक्य वर्ब के बिना अपूर्ण है, अधूरा है। अपूर्ण है, अधूरा है, कैसे देखते हैं, समझाता हूँ मैं आपको भी। ये वर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, वर्ब वाक्य का महत्वपूर्ण भाग है। वर्ब के बिना वाक्य बन ही नहीं सकता है। देखिए, जैसे ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता, सॉरी, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है। चलिए, यदि स्कूल नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वाक्य बना वह जाता है। ठीक है। सब्जेक्ट नहीं है, तब भी क्या वाक्य बना हमारा? बिल्कुल बना, गो, जाओ। ठीक है, जाओ, मतलब इसमें आदेशात्मक बात हुई है, जाओ, तब भी मतलब कार्य होगा, हुआ है, तब भी कार्य हुआ है। अतः गो, जाओ, तब भी वाक्य पूर्ण है अपने आप में। यदि आपने कोई वर्ब लिखी है तो वाक्य वो भी एक वाक्य है अपने आप में, जिसे हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, जिन्हें हम, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार की, अन्य प्रकार की होती है, लेकिन जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो ही मैंने एक टॉपिक बनाया है आपके लिए। ये वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स भी दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव, जिन्हें बोलते हैं हम सकर्मक, मतलब जिनके साथ कर्म होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इनट्रांजिटिव, इन्हें बोलते हैं हम अकर्मक, जिनके साथ कर्म का अभाव होता है या कर्म नहीं होता है, वे होती है इनट्रांजिटिव। ये है ट्रांजिटिव, सकर्मक, इनट्रांजिटिव, अकर्मक। क्या होती है इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स एक तरह की सहायक क्रियाएं। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं, ये भी दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी वर्ब्स, एक होती है मॉडल्स। ये हमारे एक टॉपिक दिया हुआ है, हमारे 10वीं RBSc के सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम चर्चा करेंगे 1, 2, 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मेन वर्ब दो प्रकार की, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की, प्राइमरी और मॉडल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेन वर्ब, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि मेन वर्ब जैसे मैंने बोला दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इनट्रांजिटिव, सकर्मक और ये अकर्मक। देखिए, क्या अंतर है इन दोनों में? अंतर को देखते हैं। सकर्मक क्रिया ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, ऐसी वर्ब जिनके साथ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और इनट्रांजिटिव होती है ऐसी वर्ब जिनके साथ एक्शन या कर्ता तक ही सीमित हो। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनमें क्रिया, देखिए, मतलब इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सीधी सी बात बताते हैं, इससे तुलना करें, इसमें ऑब्जेक्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। मतलब एक कर्ता तक ही सीमित होता है, कर्ता पर ही इसका प्रभाव होता है सीधा। जैसे ही, जैसे भी वाक्य लिखा था हमने, ही गोज टू स्कूल। ही गोज, वह जाता है, इसका संबंध सिर्फ कर्ता तक ही सीमित हो रहा है। वह स्कूल जाता है, कर्ता क्रिया कर रहा है,
स्कूल जाने की, ठीक है। यहाँ पर मात्र क्रिया हो रही है, कर्ता पे ही प्रभाव हो रहा है। यहाँ पर है ही गोज़ टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। वह जाता है, कहाँ जाता है नहीं पता है हमें। देखते हैं, सामान्यतया वर्ब से क्या तथा किसको प्रश्न पूछने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव होती है। यहाँ पे हम पूछे वर्ब से प्रश्न, वह कहाँ जाता है, हम इसमें कहाँ भी जोड़ सकते हैं, वह कहाँ जाता है, हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि हमने इस वर्ब से प्रश्न पूछा कि वह कहाँ जाता है, हमें उत्तर प्राप्त होता है स्कूल जाता है, मतलब यदि उसमें कर्म आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी ये वर्ब है। मतलब ये नहीं कि गो एक वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है या गो इंट्रांजिटिव, नहीं। उस स्थिति में, उस वाक्य में उसकी क्या स्थिति है, उस वाक्य में ट्रांजिटिव है या नहीं, वो उस वाक्य में इंट्रांजिटिव है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे गो, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव रूप में, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव रूप में, क्यों? क्योंकि इसके बाद स्कूल आ रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता चल रहा है, यहाँ कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये गो यहाँ पर इंट्रांजिटिव और यहाँ पर ट्रांजिटिव है। देखिए, इनमें क्रिया से क्या या किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, इसमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। जैसे देखते हैं, एक उदाहरण और दिया है, रमेश हिट्स अ बॉल, रमेश बॉल को मारता है। हिट किया बॉल को, उसने मारा है, उत्तर प्राप्त किसको मारा, बॉल को मारा, उत्तर आया। यहाँ पर ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलता है, उसके बोलने की विशेषता बताइए कि वो धीरे बोलता है। वह क्या बोलता है नहीं पता, वो क्या, वो ठीक है, वह गाली बोलता है या वो भाषण बोलता है, ऐसा कुछ हमें पता नहीं चल रहा है, बस ये वो धीरे बोलता है। किस तरह बोलता है नहीं, वो क्या बोलता है, ऐसा कुछ उत्तर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारी ट्रांजिटिव। ये नहीं देखना है कि वर्ब के बाद में कुछ आ गया तो वर्ब ट्रांजिटिव हो गया, नहीं, हमें वर्ब से प्रश्न पूछना है। यदि हमें वर्ब से उत्तर आया तो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है, उत्तर नहीं आया तो हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, उसी उदाहरण को यहाँ पर थोड़ा सा मैंने समझाया हुआ है। रमेश ने क्या हिट किया, तो उत्तर आया अ बॉल, इसका मतलब हमारा हिट वर्ब क्या है, हमारी हिट वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यहाँ स्पीक से प्रश्न उत्तर पूछने पर उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्ब हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव है। वो मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। देखिए, ये बात भी मैंने समझा दी है। कुछ वर्ब का वो प्रयोग ट्रांजिटिवली भी होता है और इंट्रांजिटिवली भी होता है, बता दिया था मैंने। जैसे आपको ही गोज़ टू स्कूल, गो, ठीक है, गो वहाँ पर ट्रांजिटिव भी थी, इंट्रांजिटिव भी। कैसे हुआ, वो वाक्य के उस समय प्रभाव पड़ा। ऑब्जेक्ट है तो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव हो गई, वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव होगी। ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के होने पर ही प्रभाव पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब की कुछ उदाहरण है, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह क्या बोलता है, सत्य बोलता है, उत्तर आया, इसका मतलब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ही रैंग द बेल, उसने क्या बजाई, घंटी बजाई, इसका उत्तर आया हमें, तो मतलब हमारा रैंग जो बजाना, यहाँ पर वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमने पूछा ही फ्लाइज काइट, वो क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, उत्तर आया, इसका मतलब हमारी वर्ब हुई ट्रांजिटिव, ठीक है। ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलता है, विशेषता है। ही रैंग लाउडली, वह जोर से बजाता है। ही फ्लाइज वेरी हाई, वो बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन कहाँ उड़ता है नहीं पता, क्या बजाता है नहीं पता, क्या बोलता है नहीं पता, मतलब ये हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव और ये हमारी ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो मेन वर्ब थी उसके दोनों प्रकार हो गए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। देखिए, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताने का मेरा उद्देश्य क्या था, एक्चुअल में हमें काम आने वाले हैं जब हम एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे। देखिए, एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव तभी बन सकता है जब एक्टिव में ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है, एक्टिव वॉइस कृत्यवाच्य, हिंदी में बोलते हैं कृत्यवाच्य, उसमें कर्ता महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या, पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब हमारा कर्म इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हमारे एक्टिव वॉइस में हमारा जो एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब हम टेंस पढ़ते हैं तब बच्चे इन चीज़ों में बड़ी गलतियां करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती प्राइमरी,
एक होती मॉडल्स। देखिए मॉडल्स एज ए मॉडल से यूज़ करते हैं। मॉडल्स देखिए मॉडल में जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन मॉडल थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ये मूड शब्द से बना है, मॉडल बना है मूड। मूड का अर्थ होता है हमारा भाव। हम प्राइमरी वर्ब से कभी भी हमारे मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। फिर मन के भावों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में आवश्यकता पड़ी किस चीज़ का यूज़ किया जाए, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल्स का। ठीक है, तो मन के भाव हम मॉडल से यूज़ करते हैं और प्राइमरी वर्ब से मन के भावों को व्यक्त नहीं किया जाता, इसलिए मॉडल्स की आवश्यकता पड़ी। और मॉडल्स से हमारे लिए हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है 2 नंबर का, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या आखिरी है ये मॉडल्स, तो मैं पढ़ाऊँगा मॉडल, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब में प्राइमरी। देखिए 3 प्रकार की हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, 3 प्रकार की, बहुत समझने लायक बात है। देखिए सबसे पहले टू बी, टू हैव, टू डू, ये इनके मूल रूप है। ठीक है, टू बी अपने आप एक मूल रूप है। इस टू बी के कितने भाग है? इसके 1 2 3 4 5, टू बी के 5 रूप है प्राइमरी वर्ब के रूप में। इज, एम, आर और वाज वर। देखिए ये एक और ये एक, ये प्रेजेंट रूप है इसका, ये बी का प्रेजेंट रूप है और ये पास्ट रूप है। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जो जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये मेन वर्ब्स भी है। मेन वर्ब कैसे? चलिए पहले हम बी पे चर्चा करते हैं। बी का अर्थ होता है होना, होना। ठीक है, यदि इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी और इज, एम, आर, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। कैसे? एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है बी, इसके अन्य रूप है इज, एम, आर, वॉज, वर सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है बी। जैसे एक वाक्य है ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पर जो इज है ये इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में बिल्कुल भी नहीं है, ये इज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में, यानी बी का रूप। वह लड़का है मतलब वह लड़का आज है, कल भी है, परसों भी है, नियमित रूप से है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है कि वह लड़का होता है मतलब वह लड़का है। पर यहाँ पर हम बी को नहीं लिख सकते थे, बी को लिखने के लिए फिर हमें टू को जोड़ना पड़ता, तो ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध होता, हमारा शुद्ध नहीं हो पाता, इसलिए इसका काय का यूज़ किया जाता है इसका। तो बी के रूप है इज, एम, आर, वाज, वर सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म है बीन। उसको हम जब भी टेंस पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से मैं आपसे कुछ सा चर्चा करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है टू हैव एंड टू डू। चलो इसको इनके टॉपिक में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले टू बी की ओर चलते हैं। यूज़, इन तीनों की यूज़। वर्ब टू बी, देखिए वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वर, 5 भाग है। का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले हम इज, एम, आर का। देखिए इज, एम, आर का प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बात याद रखने वाली है कि इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी इज का कैसे किया जाता है, एम का कैसे किया जाता है, आर का कैसे किया जाता है। देखिए इसका जो प्रयोग है वह, इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है। देखिए अगर इसको एज ए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, ही, शी, इट, कोई नाम हो गया राम, श्याम, सोहन, मोहन इत्यादि हुए तो उनके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वगैरह के साथ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम का प्रयोग फिक्स है। एम का प्रयोग सदैव मेरे साथ किया जाता है। एम का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? बोलिए, मेरे साथ किया जाता है। मतलब आई एम। ठीक है, इंग्लिश में कुछ बोलने का, आई एम, सर, आई एम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर का प्रयोग किया जाता है बहुवचनों के साथ। पहली बात प्लूरल नंबर के साथ प्लस सेकंड पर्सन के साथ। ठीक है, आर का प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर के साथ अर्थात बहुवचन के साथ किया जाता है और सेकंड पर्सन यू के साथ भी।
हमेशा काय का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इज एम आर का प्रेजेंट टेंस में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इज एम आर को यदि हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ किया तो वो मेन वर्ब बन जाता है, लेकिन उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उपयोग करेंगे तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं वाज वर्ब की तरफ। वाज वर्ब, इनका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, बताया मैंने आपको जैसे कैसे वाज वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है तथा वर्ब का प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे इज एम आर और वाज वर्ब से तुलना करते हैं। हमने इज और इज और एम का प्रयोग जिन जिन के साथ किया, सेम उसी तरह से वाज का प्रयोग किया जाता है। इज और एम का रूप है पास्ट, लेकिन जिन जिन के साथ हमने आर का प्रयोग किया था पास्ट में, उनके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस का प्रयोग किसके साथ क्या करते हैं हम, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी का नाम है मोहन, सोहन, रोहन, जोहन, जो भी है। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। उसी प्रकार से इन सभी का प्रयोग पास्ट में इनके साथ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आर, जिन जिन के साथ आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं उन्हीं के साथ हम वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, उदाहरण दिए हुए हैं कुछ। प्रेजेंट टेंस में आई एम प्लेइंग, ही इज मेकिंग अ नॉइस, वी आर कुकिंग। बहुवचन, ठीक है, थर्ड पर्सन। ठीक है, पास्ट टेंस में आई वॉज जंपिंग, मैं कूद रहा था। वी वर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे थे। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ही इज़ मेकिंग अ नॉइस, वह आवाज़ कर रहा है। वी आर कुकिंग, हम खाना पका रहे हैं। और डिटेल में हम जब टेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी ये बेसिक याद होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम चाहते तो टेंस में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल टॉपिक लाने का मेरा ये कारण रहा कि थोड़ा सा बेसिक इसको है ना झांकी बना दी जाएगी। पहले झांकी बना दी, इसको समझ लें ट्रेलर, जब मूवी का ट्रेलर होता है ना वो ट्रेलर है ये। ठीक है, फिर मूवी को देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट सेकंड रूप, टू हैव। टू हैव एक मेन वर्ब भी है, प्राइमरी वर्ब भी है। हैव यानी रखना, किसी चीज़ को अपने पास रखना। ये मेरा पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है, मेरा, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइमरी की, तो प्राइमरी पे बात करते हैं। ठीक है, हैज़ तथा हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसके भी तीन रूप हैं टू हैव के, हैज़ हैव और हैड। हैज़ हैव और हैड। देखिए, हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, मतलब जिन जिन के साथ इज़ का प्रयोग किया, जिन जिन के साथ वाज का प्रयोग किया, उन्हीं के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात आती है, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में इज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, और परफेक्ट में हम हैज़ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, आर के साथ बिल्कुल निश्चित रूप से जिसके साथ हमने आर का प्रयोग किया वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट में, उन्हीं के साथ परफेक्ट टेंस में हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। यू हैव, वी हैव। ठीक है, इस प्रकार से हैव का प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन व सेकंड पर्सन के साथ किया जाता है। ठीक है, आई हैव, ठीक है ना। हेड का प्रयोग, इसमें कोई टेंशन नहीं, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस कहें या पास्ट सिंपल टेंस कहें, हेड का प्रयोग निश्चित रूप से हर सब्जेक्ट के साथ, हर पर्सन के साथ आराम से किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अकेला ही इसी का राज है। ठीक है, तो टेंशन नहीं। ये उदाहरण दिए हुए कुछ, आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। यू हैव, यू के साथ भी हैव, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है ना। यू हैव गिवन मी ए पेन, तुमने मुझे एक पेन दिया है। ही हैज़ 3 सिस्टर्स, उसकी 3 बहनें हैं। देखिए 3 बहनें हैं, 3 बहनें रखता है, मतलब अधिकार है उनकी बहनों पे, तो हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई हैड मील बिफोर यू, मैंने तुमसे पहले खाना खा लिया था। ठीक है, खाना खा लिया था, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। ठीक है, दे हैड गॉन बाय बस, वे बस के द्वारा जा चुके थे, वे बस के द्वारा जा चुके थे, मतलब बस में गए थे। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पर हेड मेन वर्ब है और यहाँ पर मेन ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, कैसे मेन वर्ब वगैरह है, ये हम टेंस में और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ब टू डू बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब बच्चे में गलतियाँ इन्हीं में करते हैं, इसी में करते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी बेचारे के साथ। डू डिड सॉरी डू, हाँ यस, डू डज और डिड, डू डज और डिड। डू भी मेन वर्ब है, डू यानी करना, डू डिड डन, इसकी डू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म है डन। यहाँ पर हम बात करें डू डज और डिड की ओनली। देखिए डू मूल रूप है, डू का प्रयोग कैसे करते हैं, डू का प्रयोग प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में एज अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, करते हैं। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था। यू डू नॉट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते थे। दे डू नॉट नो हिम, वे उसे नहीं जानते थे। देखिए आई के साथ डू, यू के साथ डू, लेकिन मान बाय द वे इसी सेंटेंस को अगर मुझे अफर्मेटिव में लिखना है तो क्या बन जाएगा, दे नो हिम, सॉरी दे न्यू हिम। डू कहाँ चला गया, अरे डू चला गया, डू इस नो में चला गया, सॉरी, हाँ यस, डू इस नो में चला गया और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म में और बहुवचन के साथ एस नहीं लगता है प्रेजेंट टेंस में। देखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे वो पास्ट टेंस हो, उसमें डू और डिड का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते अफर्मेटिव में, लेकिन अगर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो उनमें एज ए हेल्पिंग वर्ब इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन बात जो याद रखनी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही इनका प्रयोग करना है। ठीक है, डज का प्रयोग प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही डज नॉट नो हिम, यहाँ पर हमने आई के साथ डू का यूज़ किया था, यू के साथ डू का यूज़ किया था, दे के साथ भी डू का किया था, लेकिन ये ही थर्ड पर्सन है जिनके साथ आप इज का प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक समानता है इनमें, क्या समानता है ध्यान दीजिएगा, एस 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 एंड एस। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट में इज और हैज़, पास्ट में वाज और प्रेजेंट में डज। ध्यान रखिएगा, एस 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 ऐसे याद रखिए, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिड, नो टेंशन, हेड को याद किया जैसे वैसे ही हेड का भाई है छोटा डिड, ये बड़े भैया हैं, हेड ये छोटे भैया, बड़े ये छोटे मियाँ, ये बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ तो और सुभान अल्लाह। ठीक है, तो हमें जो याद रखनी है मेन चीज डू और डिड में, लेकिन यहाँ पर भी वो बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही इनका यूज़ किया जाता है। एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, ही डिड he did not do his work। ये क्या, डिड डू, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ये है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर ये है मेन वर्ब। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया था या उसने अपना काम नहीं किया।
अगर मैं इसका अफर्मेटिव बनाऊँ तो देखिएगा, इसका अगर अफर्मेटिव बनाते हैं तो यहाँ बनाते हैं ही डिड हिज वर्क, ये क्या, पर अब ये डिड है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में, उसने अपना काम किया, उसने अपना काम नहीं किया, यहाँ पर डिड, यहाँ पर डिड मेन प्राइमरी वर्ब, यहाँ पर डू मेन वर्ब, ठीक है, यहाँ पर डिड मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। नोट, डू एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मैं अभी समझा चुका हूँ, यही वाली बात है, ये लाइन जो लिखी है वो सेम है, डू है ना करना, यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। उसी तरह से बी यूज होता है, उसी तरह से हमारा टू हैव वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो छोटा सा बेसिक टॉपिक था वर्ब का ये पूरा होता है। कोई विशेष इस नाम से कोई टॉपिक दिया हुआ है नहीं है हमें में, 10वीं में हमारी इस प्रकार कोई टॉपिक दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको समझ लेना थोड़ा सा ज़रूरी था, और इस पर और चर्चा हम जब टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तब और करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।